हेलो एवरीवन, मैं सत्यम अपने चैनल डेली डोज बाय सत्यम पे आ चुका हूँ। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर जिसे मैंने खुद अपने सोल्व करके यहाँ पर थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बता दूँ इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के दो पार्ट होंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पेपर है एनसीसी का। तो इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसकी वजह से मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। तो आज एक पार्ट बताऊंगा और दूसरा पार्ट इसके बाद बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ड्रिल दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन ड्रिल, एक क्लोज ड्रिल। बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो ड्रिल के क्या क्या सिद्धांत होते हैं कि कैडेट के शरीर को सुदृढ़ करना, उनमें नैतिकता और सामाजिक गुण पैदा करना, आज्ञाकारिता का भाव पैदा करना, आत्मबल में वृद्धि करना, परस्पर मिलजुल कर कार्य करना। तीसरी बात, वर्ड ऑफ कमांड के भाग के नाम लिखो। तो दूसरा, पहला है कार्यवाही, दूसरा चेतावनी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो बढ़ते आगे की तरफ। चौथा क्वेश्चन है रेगिस्तान की पूर्ति करो। तो ये सेम वही है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसी के हिसाब से मैंने ये को सोल्व करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में ड्रिल 1966 में शुरू हुई। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें पूछा गया था कि इंडिया में ड्रिल कब शुरू हुई। तो 1966 में शुरू हुई। दूसरा क्वेश्चन कि फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल की जाती है। तो ओपन ड्रिल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है लेट कर, जिसे हम लाइन कहते हैं, दूसरी बैठ कर, जिसे सिटिंग कहते हैं, तीसरी घुटनों के बल बैठ कर, जिसे नीलिंग कहते हैं, चौथी खड़े होकर, जिसे स्टैंडिंग पोजीशन कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है .22 राइफल की लंबाई व वजन बताइए। तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 43 इंच या फिर 110 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर बात करूँ वजन की, तो वजन बराबर 6.2 औंस, जो कि .22 डीलक्स राइफल का वजन होता है। अब बात करेंगे 7.62 mm राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जा सकते हैं। तो भरने की बात करूँ तो इसके अंदर 20 राउंड भरे जा सकते हैं, लेकिन 2 राउंड कोक करने की वजह से बाहर हो जाता है, इसलिए इसमें 18 राउंड आते हैं। बात करें फायरिंग के वसूल के बारे में, तो इसका असूल जो होता है वो होता है मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, स्मूथ ट्रिगर प्रेस। अगला क्वेश्चन 10वां, 7.62 mm LMG के 5 बड़े भागों के नाम बताइए। तो 5 बड़े भागों के नाम, बट प्लेट, मैगजीन, गैस ब्लॉक और गैस रेगुलेटर। आप और कोई से भी नाम याद कर सकते हैं, मैंने ये आसान नाम थे इनको पाँचों, इसलिए यहाँ पर वीडियो में घेरा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है .22 डीलक्स राइफल के गुण। तो क्या क्या गुण होते हैं डीलक्स राइफल के। पहला होता है कैरी करने में आसान होता है, यानी उठाने में उसे आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह। चलाने में आरामदायक, यानी इसका कोई झटका वटका नहीं है, रिवर्स नहीं मारती है और कम रेंज में अच्छा फायर करती है। जो कि ये क्वेश्चंस के अंकों के हिसाब से मैंने इसके आंसर लिखे हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने 4 पॉइंट लिखे। आप और भी ऐड कर सकते हैं। बात कर अगला, एनसीसी बी सर्टिफिकेट की परीक्षा में लिए जो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए एनसीसी जो बी सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको अपना आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका स्कूल का आईडी कार्ड और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप वहाँ पर सही समय पर उपस्थित हों। ये कुछ कंडीशंस हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन है एनसीसी किन देशों के साथ यिप में शामिल होता है। बात करो यिप की, यिप का मतलब होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो हर साल जो आरडीसी या जो नेशनल कैंप करने के बाद इसके लिए डीजीएनसीसी इंटरव्यू के थ्रू बच्चों को सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें कौन कौन से देश हमारे भारत के साथ जुड़ते हैं। तो बात करूँ इसमें पहला है बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, इसमें और भी देश हैं, म्यांमार और अफ़गानिस्तान, तो कहीं और भी देश हैं, नेपाल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जैक्टली ब्रिटिश लाइब्रेरी में का जो एक तो है लंदन में जो ब्रिटिश लाइब्रेरी, एक नई दिल्ली में भी ब्रिटिश लाइब्रेरी हैगी। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी। तो भारत में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लो। तो भारत की 5 बड़ियों के नाम नदियों के नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, नर्मदा।
आप कोई सी भी 5 बड़ी का नाम लिख सकते हो। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 5 भारत की दक्षिण 5 नदियों के नाम बताओ। तो दक्षिण की 5 जो नदियां हैं उसमें आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और तुंगभद्रा, तो बहुत सारी नदियां हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हो। वोगाई नदी, पेरियार नदी, तो किसी का भी नाम ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, और भी देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो आप किसी को भी याद रख सकते हो। अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले देशों की, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा लगाता है, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना। तो इस तरह क्रम से भी याद रख सकते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम लिखो। तो जो सभी को पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विभिन्न जो माने जाने वाले धर्म है। इसके अलावा पारसियाँ जो इनके ईसाइयों में विभक्त हो जाते हैं, छोटे छोटे धर्मों को अलग अलग मानते हैं। और है अगला कि भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखो। तो आप कोई से भी लिख सकते हो। मैंने जैसे कि लिखा कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें सम्मिलित हैं, और सुभाष चंद्र बोस। बहुत से स्वतंत्र सेनानी हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में से 4 राज्यों के नाम लिखो। तो उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं उनमें से 4 राज्यों के नाम। पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो आप और भी नाम लिख सकते हैं जौन से भी आते हैं, सिक्किम, और जौन जौन से आपको नाम आते हैं, नागालैंड हो गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखो। तो भारत के राष्ट्रपति हैं इस समय महामहिम रामनाथ कोविंद। तो महामहिम इस खाली हमारे जो भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति हैं उनके आगे लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी के हिसाब से लगाए गए हैं, जो भी मौजूदा पद पे इस समय उपस्थित व्यक्ति हैं उन्हीं का नाम मैंने इस क्वेश्चन में घेरे हैं, जो कि इस साल के पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो है भारत सेना के प्रमुख कौन है। इस समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाना यानी MM नरवाना। बात करें एक क्वेश्चन जो रिलेटेड बनता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होता है कि भारतीय सेनाओं के प्रमुख यानी सर्वोच्च कमांडर, भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और भारतीय सेना के प्रमुख, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। भारतीय सेना के प्रमुख है जो कि भारत के जनरल होते हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं के जो प्रमुख सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि रामनाथ कोविंद तीनों सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च कमांडर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये प्रीवियस का पेपर है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इस समय जो लेटेस्ट में राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखो। तो कोई से भी मंत्री पूछ सकते हैं। तो इस समय जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो श्री राजनाथ सिंह हैं। तो इस समय अगर मैं बात करूं गृह मंत्री की, तो अमित शाह इस समय गृह मंत्री के पद पर हैं। बात करूं फॉरेन मिनिस्टर की, तो फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री इस समय S जयशंकर हैं। बात करूं कि वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। उसी तरह और भी अन्य मंत्री हैं, चाहे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। तो इस तरह के मंत्रियों का आपको नाम याद होना चाहिए जो केंद्र में उपस्थित हैं। और भारत के नौसेना अध्यक्ष के रूप में एडमिरल करमवीर सिंह हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन 24वां। और एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो विजेंद्र सिंह धनोआ हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखो। तो अच्छे नागरिक के 5 गुण, पहला है अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, अपने संविधान का पालन करें, आसपास गंदगी ना फैलाए, अधिक से अधिक पौधे लगाए, किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैलाए। और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं जो किसी भी नागरिक के हो सकते हैं, आप इनमें ऐड कर सकते हैं। अब अगला है लीडर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बताऊं लीडर के बारे में, तो वह व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर किसी समूह या टीम को दिशा प्रदान करे, साथ ही उनमें उत्साह का भाव बनाए रखे, जो किसी उद्देश्य की दिशा में निरंतर अग्रसित करता रहे। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लीडर की। और बात करूँ नेता के प्रकार की, तो देखो नेता 3 तरह के होते हैं। एक होता है जन्म से, एक प्रशिक्षण द्वारा यानी ट्रेनिंग द्वारा, एक होता है जनता के चुनाव से यानी कि इलेक्शन के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नागरिक की परिभाषा लिखो एवं नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो अगला क्वेश्चन की आंसर है
नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो राज्य के प्रति निष्ठावान हो, जिसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जो समाज सेवा की भाव से प्रेरित हो। ये एक आसान सी नागरिक की परिभाषा। अब बात करूँ मौलिक अधिकार की, जो हम सबके लिए सभी बराबर हैं। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, जो कि उसमें से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस समय जो मौलिक अधिकार है वो हमारे 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब बात करूँ अगले क्वेश्चन की, है किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रेट के बारे में, यानी 10 लीडर की क्वालिटीज़ होती है उनके बारे में। तो कौन कौन सी होती है? साहस एवं उत्साह, राष्ट्र प्रेम की भावना, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, कुशाग्र बुद्धि, विश्वसनीयता, अच्छा आचरण, धैर्य, ईमानदारी, निस्वार्थता, दृढ़ संकल्प, शक्ति। ये सब एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। अब बात करूँ अगले क्वेश्चन की फुल फॉर्म। ये जो 5 फुल फॉर्म आई थी गत वर्ष, उनके बारे में बता दूं। लास्ट ईयर में आई थी डीएम की, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दूसरी आई थी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक आई थी एचएनएच, हेल्थ एंड हाइजीन। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये नॉर्मल सी कुछ फुल फॉर्म आई थी जो कि आप नॉर्मल सभी को पता होंगी। अब बात करो अगले क्वेश्चन की, कुछ सही गलत आए थे कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो ये बात सही है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ताजमहल लखनऊ में गंगा के किनारे बना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ताजमहल आगरा में है। अगला, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत जो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी क्षेत्र है, ये भी सही है। लाल किला दिल्ली में यमुना के किनारे बना है, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि लाल किला दिल्ली में तो है लेकिन यमुना के किनारे नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि नहीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो जिसमें से एक भूकंप, बाढ़, बादल का फटना, भूस्खलन और पहाड़ का टूटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ज्वार भाटा आना, ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और चक्रवात हो गया, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो आप जिन्हें आपको जो आती हो वो आप लिख सकते हैं। अब बात करें आग फैलने की विधियाँ, यानी आग किस तरह से फैलती हैं। तो क्या कारण होता है? जैसे कि 3 बातें हैं। ऑक्सीजन और हवा के कारण आग फैलती है। विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल या कोई प्लास्टिक की चीज़, इनके कारण। और ईंधन को उसके ज्वलन तापमान तक लाने हेतु पर्याप्त ऊष्मा। तो ये कुछ भी कंडीशंस हैं। अब आगे है आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आग बुझाने की आग में पानी डालकर, वायु रोधन से यानी कि रेत या मट्टी से, सोडा अमल के यंत्र द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, आग की खुराक बंद करके यानी कि उस पर जो चीज़ें मिल रही हैं उसे जलने के लिए, अगर कपड़ा में आग लग रही तो कपड़े को वहाँ से अलग कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें जो उसको आग को छोटा कर सके, ऐसी चीज़ें। अग्निशमन यंत्र द्वारा, ये है आग बुझाने की विधियाँ। अब बात करते हैं सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है सामाजिक सेवा के उद्देश्य। तो पहला है बिना किसी स्वार्थ के सृजनता कार्यों में प्रति रुचि उत्पन्न करना, कैडेटों में दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति आदि का भावों का विकास करना, कैडेट में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना, नेतृत्व की योग्यता एवं क्षमता का विकास करना, उनमें श्रम के प्रति आस्था का विभाव उत्पन्न करना। ये सभी एक सामाजिक सेवा के उद्देश्य हैं। अब कुछ हैं अगला क्वेश्चन, कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताइए जिन्हें कैडेट शहरों और गाँव के विकास के लिए कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम कैडेट्स गाँव और शहरों के लिए? तो कुछ उनमें इंपॉर्टेंट बातें मैंने नोट करी हैं। देखिए, रक्तदान, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान, श्रमदान, दहेज निवारण अभियान, बीमारियों के विरुद्ध अभियान, चुनाव के समय सहायता, महामारी के समय योगदान, पल्स पोलियो कार्यक्रम, सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक कंट्रोल। ये सभी काम हम अपने शहर और गाँवों के लिए कर सकते हैं, जो कि देश को समृद्ध बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगले की, तो वृक्षारोपण के क्या लाभ हैं। तो वृक्षारोपण के जो इम्पोर्टेंट लाभ है उनमें से है कि ये क्वेश्चन 15 नंबर का था इसलिए मैंने काफ़ी लॉन्ग लिखा। तो बात करें, मौसम को संतुलित करने में सहायता करता है वृक्षारोपण। वन मौसम को दिन प्रतिदिन प्रबल होती विषमताओं को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारी मौसम में संतुलन आ रहा है, गर्मी अधिक पड़ जाना, ठंड बहुत अधिक पड़ माइनस में पहुंच जाना, ये सब मौसम में बदलते अवस्थाएं हैं, उन सभी को वृक्ष लगा कर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें अगली, तापमान में कमी करना। तापमान में किस तरह से कि वृक्षारोपण में तापमान में भी कमी आती है। इसी के कारण खेतों में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अधिक
टेम्परेचर में हमें पानी के लिए खेतों में पानी की सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, इन सभी को वृक्षारोपण के द्वारा ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। बात करें वायु प्रदूषण में कमी करके, यानी कि यातायात यातायात के जो साधन हैं, जो हम गाड़ियाँ हैं, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है, ये पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी करके CO2 की मात्रा बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं पर्यावरण में। इस अवस्था में वृक्षारोपण वायु प्रदूषण कम करने में सहायता होता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। वृक्षों का यही तो काम है। अब बात करें अगली, तो अगली है कि वर्षा कराने में सहायता। तो वर्षा कराने में सहायता करते हैं वनों के वृक्ष तापमान को कम करके वृक्षों को आकर्षित करने का भी कार्य करते हैं। तो ये है वृक्षों के लाभ। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जो कि है रिक्त स्थान। पहला है कि कैंप के दौरान डैश खाली स्थान लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं? DTL, यानी इसे कहते हैं डीप ट्रेंच लैट्रिन। 3-4 तरह के लैट्रिन होते हैं, जिसमें डीप ट्रेंच लैट्रिन होती है और सैलो ट्रेंच होती है। तो याद रखिए DTL की फुल फॉर्म आई थी C सर्टिफिकेट के पेपर में, DTL की, तो डीप ट्रेंच लैट्रिन। अब बात करूँ अगले, डैश रक्त समूह एक यूनिवर्सल डोनर है। तो यूनिवर्सल डोनर यानी कि किसी को भी दे सकता है, तो O नेगेटिव किसी को भी खून दे सकता है, और एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर जो कि होता है AB नेगेटिव, ये किसी को भी खून ले सकता है। अब बात करें अगले, कंजक्टिवाइटिस डैश रोग है। तो कंजक्टिवाइटिस जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ये इसमें इस कंडीशन में 2 फिलअप भर सकते हैं आप। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस फैलने वाले रोग होते हैं, और ये ना फिट बैठे तो जो कंजक्टिवाइटिस माना होता है कि संक्रमित रोग, संक्रमित यानी जो कि स्वाइन फ्लू से होता है, या कोई भी ऐसे रोग जो खांसने, छींकने से या हाथ मिलाने से फैलते हैं। तो आप यहाँ पर स्वाइन फ्लू भी लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की बात करूँ, रेबीज किससे काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन कि डैश एक जल जनित रोग है। तो कौन सा? हेजा एक जल जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संचालकों, जो खाद्य यानी कि कुकिंग वगैरह को संभालता है, उसकी स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो क्या है? उनकी चिकित्सक द्वारा जांच हुई हो, यानी मेडिकल हुआ हो, उनके नाखून में बाल कटे होने चाहिए प्रॉपर रूप से, उसके वस्त्र व उसके एप्रोन साफ़ होना चाहिए। एप्रोन जो उनकी कपड़ा पहनते हैं आग लगाने का, वो, उसके द्वारा आसपास गंदगी ना फैलाई हो, वह किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित ना हो, वो किसी प्रकार से बीमार ना हो, उसने ग्लव्स व कैप लगाई हो जो सर पर ढक के रखे, ताकि बाल वाल टूटे खाने वाने में ना मिलो। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अच्छे स्वास्थ्य के क्या तत्व हैं? तो क्या क्या तत्व हैं अच्छे स्वास्थ्य के? पहला है शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, विश्राम एवं नींद, आनंदमय वातावरण, मादक पदार्थों से दूरी, और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी। क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम अपना अधिकतर समय इसमें देकर अपनी मेंटलिटी क्षमता को, जो विजुअलाइजेशन है किसी चीज़ की बनाने की, वो क्षमता हम खो रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पार्ट ए का, कि NCC में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है? तो NCC के दौरान कुछ एडवेंचर कैंप्स के दौरान कुछ ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे कि साइकिल यात्रा होती है, पैराशूट से कूदाते हैं, पर्वतारोहण, नौकायान अभियान, स्काई ड्राइविंग, ग्लाइडर उड़ाना, ट्रैकिंग कैप, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, वाटर ड्राफ्टिंग, ये कुछ ट्रेनिंग होती है, एडवेंचर ट्रेनिंग, जो NCC में कराई जाती है कैडेट्स को। तो आज की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट मैंने सबको बता दिया है। अब मैं कल शाम तक अगला पार्ट घेर दूंगा, तो इस वीडियो को सभी NCC कैडेट तक शेयर करें जिनको प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्व पेपर अभी तक नहीं है। थैंक यू।